जहां सरकार इस चीज का दावा कर रही है कि 100 दिन, वो अभी 100 दिन का नाम दे रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में राज कर रही है और कानून व्यवस्था इस तरीके की है कि आए दिन हम देखें तो रोजाना 3 से 4 रेप केसेस आ रहे हैं, 6 से 7 रॉबरी की और मर्डर की घटनाएं जो हैं आए दिन हो रही हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा प्रदेश क्राइम में नंबर 2 पे आ चुका है, वहीं बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ चुका है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये चिंताजनक हैं, और क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके माध्यम से हम हरियाणा प्रदेश की आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ आप सबसे मैं मुखातिब हो रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी जी, उनका मर्डर हुआ, लेकिन आज तक उस चीज के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा, कुछ हमारे सामने तथ्य नहीं लाए जा रहे। वो एक हत्या हुई थी, लेकिन आज तक कोई भी रिपोर्ट सामने ऐसी नहीं लाई गई जिससे उससे पता चल सके कि किन लोगों ने की, कैसे की। वहीं आप देखेंगे कि शराब घोटाले के ऊपर, धान घोटाले के ऊपर पिछले 10 साल से हम इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, जनता को न्याय मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा। आए दिन शीर्ष नेतृत्व जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके ऊपर आरोप लगते हैं, महिलाएं सरेआम आरोप लगाती हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से सरकार से आग्रह है, विनती है कि कानून व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करें। वहीं नौजवान युवा पीढ़ी जो है आज नौकरी की तलाश में हमेशा विज्ञापन देखती है। हमारे पीएचडी किए हुए और बहुत पढ़े लिखे जो युवा हैं आज ग्रुप डी में एक, मैं यही कहूँगी कि एक ट्रे उठा के और जो जाने का काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि काबिलियत की कदर जो है वो बीजेपी के राज में कम हो चुकी है। जहाँ तक बात रोहतक की है, रोहतक का अगर हम देखें एक शहर का, तो विकास के नाम पे ऐसा कुछ मुझे नया नज़र नहीं आ रहा कि जो ना केवल रोहतक बल्कि हिसार आप देखें, सिरसा आप देखें, तो कहीं पे भी मुझे कुछ ऐसा कि जो सरकार के द्वारा कोई नई योजना, कोई नया प्रोजेक्ट, नया कॉलेज जिससे रोजगार मिले या शिक्षा के प्रति कुछ हो, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहीं अगर महिलाओं के लिए मैं बात करूं, तो चुनाव से पहले एक वायदा किया गया था कि 2100 रुपए हम महिला शक्ति को देंगे, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। बातें बातें होती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं होता। 8 मार्च के दिन जब महिला दिवस आता है, हर नेता बड़े बड़े भाषण देके, बड़े बड़े वायदे करके महिलाओं को बरगलाने का काम करते हैं। मेरा एक आग्रह है, अनुरोध है कि हर साल आप केवल ज़्यादा वायदे ना करके एक वायदे को भी अगर इम्प्लीमेंट करें, एक वायदे को भी उस पूरे साल में लागू कर दें, तो हर साल अलग अलग वायदे जब आएंगे तो महिलाओं का उत्थान हो सकता है। यही मेरा आज आप लोगों से मुखातिब होने का विशेष कारण था। बाकी आप सब लोगों के जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पर जो आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसके बारे में मैंने अभी आपसे यही कहा कि शीर्ष नेतृत्व पे महिलाएं आरोप लगाती हैं, लेकिन उसको साबित नहीं कर पाती हैं, जबकि उनके तो अनिल विज जी ने कह ही दिया कि नैतिकता के आधार पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा, हमारी पार्टी का स्टैंड, अगर वो इस चीज में जब तक आरोप उन पे साबित नहीं हो जाते, अगर वो इस चीज में इन्वॉल्व हैं, तो हम पूर्ण रूप से धरना करेंगे और उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर देंगे। पीड़िता भी आई है सोशल मीडिया में कि आपने तो बताया किस तरह उन्होंने मोहन बड़ोली और अपने मित्र के साथ गलत काम किया है। हाँ, पीड़िता ने सरेआम बोला है, और वो बयान भी उनके 2
कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनको दबाया जा रहा है, हमें सच्चाई से वंचित रखा जा रहा है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि सच्चाई से वाकिफ कराए। इसमें उनके नेता की भी छवि ठीक रहती है और उस महिला को भी न्याय मिल जाता है और सरकार की प्रणाली के ऊपर भी कोई सवाल नहीं उठता। जैसे कि मैम विधानसभा चुनाव में 2 सीट तक सिमट कर रह गई है, जो कभी सत्ता में थी, तो इस पर कोई मंथन नहीं हुआ, क्या वजह रही और संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए? जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी पहले तो पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और इस मीटिंग का उद्देश्य ये था कि हर डिस्ट्रिक्ट में अभय सिंह जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वो जाएंगे और लोगों से इस चीज़ के ऊपर मंथन करेंगे। लेकिन बीच में एक दुर्भाग्यवश हमारे जो पार्टी सुप्रीमो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला, उनका निधन हो गया, तो इस चीज़ में डिले हो गया। लेकिन मेन मोटिव जो है, मेन कारण जो है, उसको तलाशने की कोशिश की जाएगी। जहां तक पार्टी को समझ में आया, शीर्ष नेतृत्व को जो चीज़ समझ में आई, वो सिर्फ एक ही बात है कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में किसान जो बॉर्डर पे बैठे थे, उस दौरान आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने इस्तीफा दिया किसानी के पक्ष में एकमात्र सीट होते हुए। लेकिन उसके बाद जो नतीजे जो आए वो बिल्कुल विपरीत आए। तो जब इस चीज की गहन चर्चा की गई, जब शीर्ष नेतृत्व जो था किसान आंदोलन में, मैं आम किसान की बात कतई नहीं करूंगी क्योंकि आम किसान जो है उनको इस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन एक मैनिपुलेट जो चीज की गई वो ये थी, जो किसान शीर्ष नेतृत्व थे वो आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा से मिले। लोकसभा चुनाव में उनको एक लालच दिया गया, उनसे ये कहा गया कि 20 से 22 सीटें आपको विधानसभा के लिए दे दी जाएंगी अगर आप लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की मदद करते हैं। वहीं एक और चर्चा उन्होंने चलाई पूरे हरियाणा प्रदेश में कि अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट करो, जबकि पुराना इतिहास जो कांग्रेस पार्टी का रहा है वो कहीं से भी किसानी के पक्ष में नहीं रहा। मैं तो हमेशा गांव-गांव जाती थी, एक बात बड़े खुल के कहती थी कि जो पूर्वज जो हमारे थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उन्होंने अपने खेत में एक घास का नाम भी रख दिया था कांग्रेस घास। वो इस बात को इंडिकेट करता है कि कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है वो हमेशा से किसान विरोधी रही। इमरजेंसी इस चीज का बहुत बड़ा उदाहरण भी रहा है कि जनता के पक्ष में, वहीं जनता कंफ्यूज हुई। किसी ने सोचा कि अगर कांग्रेस आ गई तो भी हमारे ऊपर वही है और भारतीय जनता पार्टी आ गई तो हमारे ऊपर, कंफ्यूजन की हालात में लोगों ने ये वोटिंग की। वहीं जो ये बात कही गई थी कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दो, ये सोची समझी एक साजिश थी, जबकि एक आम वोटर इस बात को समझ नहीं पाया कि वोट तो आपका है, अगर आप निर्दलीय के पक्ष में भी डालोगे तो भी बीजेपी हार जाएगी। तो ये जो एक सारी चीज जो चीजें थी जहां तक नोटिस की गई हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस द्वारा रचा गया षड्यंत्र था, जो कांग्रेस बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी की मदद करती रही शीर्ष नेतृत्व। कांग्रेस ये कहती है, जिस तरह से कांग्रेस की जो 37 सीटें आई और उनकी जो सरकार आने वाली थी सभी ये कहते थे, लेकिन ईवीएम में जो गड़बड़ की गई है, आपका मानना है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है? मेरे मानने ना मानने से नहीं, आप चौथा स्तंभ है, आप क्या मानते हैं, आप किस नजर से देखते हैं इस चीज को? ईवीएम में गड़बड़ जब दीपेंद्र हुड्डा जी जीत जाते हैं तो ईवीएम की गड़बड़ खत्म हो जाती है और बाद में फिर ईवीएम में गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो ये क्यों नहीं कहते कि आप सब लोग हैं मेरे सामने बैठे, आप सब लोगों ने भी एक चीज नोटिस की होगी कि इलेक्शन के दौरान एक लाइन जो है मीडिया में चलने लगी थी कि जल्द ही ईडी पहुंच सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर। ये आप सबने पढ़ा होगा और मैंने वो 3 दिन लाइन देखी, चौथे दिन वो लाइन गायब हो गई। उसी दिन इस बात का आभास हो गया था, इस बात पे पक्की मोहर लग गई थी कि अब गवर्नमेंट कांग्रेस की नहीं बनेगी। और इसमें एक चीज बड़े खुल के मैं कहना चाहूंगी कि जब जब ईडी का डर भारतीय जनता पार्टी ने जिस जिस नेता को दिखाया, उस नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कुलदीप बिश्नोई जी इस चीज का उदाहरण है, नवीन जिंदल जी इस चीज का उदाहरण है। लेकिन जब भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने ज्वाइन नहीं की
तो हमने एक ही बात कही, ये तो सारी कांग्रेस को ही वहां पे बेच के आ गए। तो ये एक आम लोग हैं जो इस चीज को समझ चुके हैं कि बैकडोर से जो इलिगेशन इंडियन नेशनल लोकदल पे लगाया जा रहा था कि ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, असल में ए बी सी सारी टीम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा निकले। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है।